दोस्तों, मैं हूं नमिता अनुराग। कहीं अनकहीं चैनल में आपको अपने आसपास बिखरी कहीं अनकहीं बातों पर कहानियां सुनाती हूं। आइए आज सुनते हैं एक ऐसे बेटे की कहानी जो अपने पिता के प्रेम को बहुत देर से बहुत कुछ गंवा कर ही समझ सका। दोस्तों, जो आपके अपने हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, वो भी आपके दिल के अंदर नहीं झांक पाएंगे। ज़रूरी है संवाद। एक बार कम्युनिकेशन, वो भी थोड़े प्यार से शुरू करके तो देखिए, चाहे मुंह से चाहे अपने ही तौर तरीकों से। फिर देखिए कैसे आपकी नीरस जिंदगी इंद्रधनुषी महल बन जाती है। आज की कहानी का शीर्षक है आ जाइए ना पापा। तपती दोपहरी में पूरे मनोयोग से वो वृद्धाश्रम की घास बीनने में लगा हुआ था। अंकल आंटी लोग जब नंगे पैर घास पर टहलते होंगे तो ये बीच बीच में उग आई नुकीली धूप उन्हें चुभ जाती होगी, इसीलिए उनको चुन चुन कर उखाड़ रहा था। अचानक अपने ऊपर एक छाया सी पड़ी, जैसे कोई पास आकर खड़ा हुआ हो। मुस्कुराते हुए सिर उठा के देखा तो एकदम से जैसे सांस गले में अटक गई। कौन? पापा। पर आवाज गले में ही घुट कर रह गई थी। गहरी नजरों से वे उसे ही देख रहे थे। आधे चेहरे को ढके हुए घनी सफेद दाढ़ी मूछें, कंधों तक बिखरे सफेद बाल, साधारण सी धोती और कुर्ते में वे कोई दिव्य पुरुष से लग रहे थे। मूर्छित होते होते बचा था वो। 2 पलों के लिए दोनों की दृष्टियों का आदान प्रदान हुआ। उन पलों में जैसे दुनिया थम सी गई थी, पर उसके बाद वह निर्निमेष आगे बढ़ गए। उसका हृदय चीत्कार कर रहा था कि दौड़कर उनको पकड़ ले, रोक ले, क्षमा मांग ले, परंतु उसके शरीर ने तो जैसे शक्तिहीन होकर जवाब ही दे दिया था। बस हाथों में नुकीली धूप पकड़े दोनों घुटनों के बल घास पर बैठा हद बुद्धि सा वह उन्हें जाते हुए देखता रह गया था। 7 साल, हाँ 7 साल ही तो होने को आए हैं उस लज्जाजनक घटना को घटे। तब से आज तक एक दिन भी ठीक से नहीं सो सका है वो। उसके पिछले जीवन का चलचित्र उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगा था। माँ पापा का वो इकलौता बेटा था। पापा एक डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, लाड़ प्यार से कोसों दूर, सख्त और अनुशासन प्रिय। उसे तराश कर जीवन की राह पर बिना किसी सहारे के चलने लायक बनाना चाहते थे, पर उनकी नजरों में वो एक नालायक लड़का था जिसकी पढ़ाई लिखाई में कुछ खास रुचि नहीं थी। उससे बात करने का तरीका उनका इतना रूखा और कठोर था कि वो चिढ़ जाता था। जब तब उसे सुनाते हुए माँ से कहते, अपने लाडले से कह दीजिए यही 2-4 साल हैं, जम कर मेहनत कर लें, सिर्फ यही एक रास्ता है अच्छी नौकरी पाने का, ये इनकी यारी दोस्ती कुछ काम नहीं आएगी। कभी कहते, अभी पिछले महीने तो दिए थे 5,000, बरखुरदार कहाँ उड़ाते हो सारे पैसे इतनी जल्दी। एक बार उसने दोस्तों की देखा देखी माँ से नई मोटरसाइकिल लेने की जिद की थी। क्या रोब पड़ता है सब पर जब बाइक लहराते हुए कॉलेज में घुसते हैं, पर पिताजी ने साफ मना कर दिया था। क्यों? ऑटो में जाने में इज्जत कम हो जाती है क्या? जब तक माँ थी उसे समझाया करती थी कि पापा तुझे कामयाब बनाना चाहते हैं। वो अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे, पर उनके प्राण तेरे अंदर ही बसते हैं। तेरी हर इच्छा को वो कैसे भी पूरी करना चाहते हैं। प्राण मेरे अंदर बसते हैं, वाह, तभी मुझे हर समय डांटते रहते हैं। माँ के जाने के बाद घर में बस वो और पापा ही रह गए थे। माँ ही तो उन दोनों के संबंध सूत्र की कड़ी थी। पापा उसकी पढ़ाई लिखाई और खाने पीने व स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते थे, और अपनी ओर से तो वो भी भरसक प्रयत्न करता था कि उनकी सहायता करे। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत चिंतित भी रहते थे, किंतु वार्तालाप बहुत कम ही होता था दोनों के बीच, सिर्फ बेहद ज़रूरी वाला। और वो अक्सर
मधुर तो नहीं ही होता था। जब भी उसे कुछ बाहर से खाने का मन होता, फिल्म देखनी होती, दोस्तों के साथ घूमने जाना होता, वो पापा से पैसे मांगता, वो नहीं देते। हमेशा उनका वही जवाब होता था, इन सब फालतू कामों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। बरखुरदार जब कमाओगे तब पता चलेगा कितनी मुश्किल से पैसे आते हैं। अरे भाई, जी तोड़ मेहनत करो, किसी कंपटीशन में आकर दिखाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी तब इन सब चीज़ों पर पैसे उड़ाना। जाने ये लड़कपन की उम्र का तकाजा था, या कुछ अमीर बिगड़े हुए दोस्तों की संगत का असर, या माँ की कमी थी। वो वास्तव में रास्ता भटक गया था। उसका यह विश्वास दृढ़ होता गया कि उसके पापा को उसकी खुशियों से कोई मतलब नहीं। वो बस हर समय भाषण देते हैं कि वो पढ़ाई करके बड़ा आदमी बने। चाहता तो वो भी यही था, पढ़ाई भी खूब करना चाहता था। पर उसका तर्क ये था कि जब पापा के पास उसके थोड़ी बहुत मौज मस्ती करने तक के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो इतने महंगे महंगे कोर्सेज की फीस कहाँ से देंगे। अब तो कैसे भी हो उसे ही जीवन भर अपना और पापा का बोझा ढोना है। और फिर आया उसके जीवन का सबसे मनहूस दिन, जब उसने उन नकारा दोस्तों के बहकावे में आकर वह कुकृत्य करने का निश्चय कर लिया। प्रोजेक्ट के नाम पर झूठी सच्ची कहानियां बनाकर पापा के संग ऋषिकेश जाने की योजना बनाई। कुछ दिन वहां रहकर अपने प्रोजेक्ट के काम का बहाना बनाकर वो उनको रोज विभिन्न सत्संगों और भागवत प्रवचनों में दिन दिन भर के लिए छोड़ दिया करता था। 3-4 दिन उनके साथ इसी तरह बिताकर एक दिन सुबह सुबह वो उन्हें वहीं छोड़कर चुपचाप अपने शहर लौट आया था। घर पहुंचकर दरवाजे पर नया ताला लगाया और अपनी किताबें और ज़रूरत भर का सामान लेकर तुरंत शिफ्ट हो गया था पास ही के दूसरे शहर में। परंतु अब बार बार उसकी आंखों के सामने पापा का उसकी प्रतीक्षा करता मायूसी भरा चेहरा उभर आता था। नई जगह पर या भीड़ भाड़ में अक्सर वो उसका हाथ ऐसे पकड़ लेते थे जैसे कोई छोटे बच्चे हों और उससे अलग होकर खो जाएंगे। बेटा जल्दी आ जाना, यहाँ तुम्हारे बिना जी घबराता है, कब होगा तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा। रोज उसके जाते समय यही कहते। इतने दृढ़ व्यक्तित्व वाले पापा वहाँ कितने असहाय और वृद्ध से लगने लगे थे। उसकी अंतरात्मा के धिक्कार को उसके दोस्त अपनी बातों से दबाने की कोशिश करते थे। अरे यार, क्यों परेशान हो रहा है, तू उन्हें वहाँ हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ के आया है। कुछ समय बाद जब ठीक ठाक नौकरी मिल जाए तब उन्हें माफ़ी मांग कर ले आना। उफ उफ, कैसी हास्यास्पद बचकानी योजना बनाई थी सबने मिलकर। जैसे पापा कोई नासमझ बच्चे थे जो हर कार्य उसकी सुविधा के अनुसार करेंगे। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और मूर्खता की हद ये कि घर में नया ताला डालकर सभी स्वयं की होशियारी पर गर्व से अभिभूत हुए जा रहे थे। निर्बुद्धियों को ये भी नहीं समझ आ रहा था कि पापा जैसे जीवट वाले व्यक्ति के लिए कोई भी ताला तोड़कर अपने ही घर में घुसना सिर्फ बाएं हाथ का खेल था। पर वो स्वयं क्या कभी उस ताले को खोल पाएगा जो पापा ने उन दोनों के दिलों के दरवाजे पर लगा दिया था। उनके कितने ही विद्यार्थी जो उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे और हर जगह फैले थे, वो उसे कुछ ही समय में ढूंढ के निकाल सकते थे। पर ये सब तो तब होता ना जब पापा ऐसा कुछ करना चाहते। उसकी इस हृदय को चीरने वाली हरकत से उनकी आत्मा तक पर इतना गहरा झटका लगा था कि उन्होंने स्वयं ही अपने घर, अपने सामान, यहाँ तक कि अपने पुत्र प्रेम को भी तिलांजलि दे दी थी। न कभी वे वापस घर लौटे, न उसे कोई पत्र आदि ही लिखा था। उन्होंने तो उसके अस्तित्व को ही नकार दिया था। हे भगवान, हे भगवान, क्या कभी उसके इस अक्षम्य अपराध के लिए उसे ईश्वर के यहाँ क्षमादान मिल पाएगा? दिन पर दिन जैसे कुछ मरता जा रहा था उसके भीतर।
सप्ताह भर बाद ही जब गहन अपराध बोध ने उसकी अकल पर पड़ा पर्दा हटाया, तब वो उन्हें वापस लाने चल दिया था। पागलों की तरह हर जगह उन्हें ढूंढता फिरा। जितने भी बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम, सदन, कमरे, सब उसने अपने पिछले प्रवास में देख रखे थे, ये सोचकर कि पिताजी इन्हीं में से किसी एक में रहते हुए मिल जाएंगे। सब देख डाले, पर वे नहीं मिले। पूरा ऋषिकेश, हरिद्वार, आसपास का पूरा इलाका छानने के पश्चात अंत में वो थक हार कर वापस आ गया था। लज्जा और दुख से उसने कमरा बंद करके पढ़ाई में ही डुबो दिया था खुद को। उन बुद्धिहीन दोस्तों से भी किनारा कर लिया था और पिताजी की वाणी सच हुई। कड़ी मेहनत से अच्छी नौकरी मिल गई थी उसे। समाज के मानदंड के अनुसार वो बड़ा आदमी बन गया था, पर यह तो उसकी अंतरात्मा ही जानती थी कि वो कितने बौने व्यक्तित्व वाला आदमी है। तब से समय मिलते ही शहर के हर वृद्धाश्रम में जाया करता है और बुजुर्गों की सेवा किया करता है। उनकी सेवा से थोड़ी शांति मिलती है उसे। और आज दोपहर में इस वृद्धाश्रम में शायद पापा दिख गए थे उसे। संज्ञा शून्य सा घर वापस आकर बिस्तर पर ही पड़ गया था वो। रात भर बहते हुए आंसुओं और दिल में मचे झंझावात ने नींद को उसकी आंखों से कोसों दूर रखा था। क्या वे पापा ही थे? नहीं, अगर पापा होते तो डांटते, गुस्साते, कुछ तो कहते। उनकी आवाज से तो वो तुरंत पहचान लेता, पर वो कुछ बोले क्यों नहीं? क्या वो उनसे जाके पूछे कि क्या आप मेरे पिता हैं? कहीं वे वही हुए तो किस मुंह से उनका सामना करेगा? और अगर वे कहीं कोई और हुए तो अपना इतना घृणित अतीत कैसे किसी के सामने उजागर करे वो? आत्मग्लानि और पश्चाताप की ज्वाला ने उसे सारी रात कटघरे में खड़ा रखा। फिर दृढ़ निश्चय कर तेजी से उठकर उसने पुराने घर की चाबियां ली और बाहर निकल गया। अपने पाप कर्म का प्रायश्चित वो अवश्य करेगा। आंसुओं से अपने पिता के पांव धोते हुए अपने किए जघन्य अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगेगा और उन्हें अपने नहीं उनके घर लेके आएगा। अब जीवन भर उन्हें कहीं नहीं जाने देगा। पौ फटने के साथ ही उसकी कार वृद्धाश्रम के बाहर थी। लगभग दौड़ते हुए वो अंदर घुसा। लॉन में मल्होत्रा अंकल पौधों को पानी दे रहे थे। उसे देखते ही मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, आज इतनी सवेरे? कुछ अपना भी तो ध्यान रखा करो बेटा। उनकी बात अनसुनी करते हुए वो उतावली से बोला, अंकल, वो कल एक नए अंकल दिखे थे ना, लंबे बालों वाले, वो किस रूम में ठहरे हैं? कौन वो? अरे वो तो बेटा कल रात को ही चले गए, पता नहीं कहाँ। न जाने कहाँ से आए थे कल सुबह। कह रहे थे कि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अब बाकी की जिंदगी यहीं बिताएंगे। पर रात को बिना किसी को बताए पता नहीं कहाँ चले गए। किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रह गया था वो। फिर वापस तेजी से कार दौड़ाकर कई जगह ढूंढा उनको, पर वे कहीं नहीं दिखे। थोड़ी देर बाद कार किनारे रोककर स्टीयरिंग व्हील पर सर रखे दुख और हताशा से वो काफी देर तक रोता रहा। अनजाने ही उसके हाथों ने कार को उसके पुराने घर की ओर मोड़ दिया था। कितने वर्षों बाद आया था वो इस घर में, जहां उन तीनों की अनगिनत यादें थीं। सब कुछ वैसे ही करीने से रखा था। वो पिताजी के कमरे में गया, उनकी चीजों को छूना चाहता था, महसूस करना चाहता था। उनके बिस्तर पर धीरे से हाथ फेरा, मानो उनके चरण स्पर्श कर रहा हो। फिर उनकी अलमारी खोली। सलीके से सब सामान सहेजा रखा था। वह निरुद्देश्य सा कुर्ते, पैजामे, शर्ट सबको हाथ से सहलाता रहा, उलट पुलट करता रहा। अचानक स्लैब पर बिछे कागज के नीचे कुछ खिसका। उसने बिछे हुए कागज को थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखा। नीचे कुछ लंबे वाले कागज के सफेद
लिफाफे बड़े करीने से रखे थे। कौतूहलवश लिफाफों को निकालकर खोलकर देखा, सबके अंदर काफ़ी रुपए थे और हर लिफाफे पर पिताजी की साफ सुंदर लिखावट में कुछ न कुछ लिखा था। उसने पढ़ा, एक पर लिखा था कैट की फीस के लिए, दूसरे पर लिखा था कोचिंग क्लासेस की फीस के लिए, एक और पर लिखा था बीटेक ऑब्लिक मेडिकल ऑब्लिक सीए की फीस के लिए, एक लिफाफे पर लिखा था फिल्म देखने के लिए, बाहर खाना खाने के लिए, मस्ती करने के लिए, और एक सबसे आखिरी लिफाफे पर लिखा था मोटरसाइकिल के लिए। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहते जा रहे थे। हाथों में पकड़े हुए सफ़ेद लिफाफों पर नीली स्याही के धब्बे फैलते जा रहे थे और रोते रोते उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। प्लीज़ आ जाइए ना पापा, आ जाइए। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छूती हैं और कहीं अनकहीं को आपने अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।